आज का फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियाई चैप्टर उसको कंटिन्यू करते हैं। न्यूक्लियाई में लास्ट क्लास में आप लोग को बताए थे न्यूक्लियस के बारे में, उसके बाद आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, वो सब जो है, फिर न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी है ना, और न्यूक्लियर फोर्स, ये सब का डिस्कस हम लोग किए थे। ये सब आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब उसके आगे चलेंगे। आगे जो टॉपिक है वो है मास डिफेक्ट, है ना। ये टॉपिक है आपका मास डिफेक्ट। क्या होता है मास डिफेक्ट, ये समझिए। मास डिफेक्ट क्या है? नेम से ही क्लियर है। मास डिफेक्ट मतलब मास का डिफेक्ट। मास का डिफेक्ट का क्या मतलब है? सपोज मान लीजिए कि ये एक कोई बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है। इस बॉडी का मास 10 केजी है। इस बॉडी का मास क्या है? 10 केजी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। इसको मान लेते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 4 पार्ट में अलग डिवाइड कर दीजिए। 1, 2 है ना, 3 और 4, जितना केजी का भी हो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। जरूरी नहीं कि सेम सेम होना जरूरी है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसको डिवाइड कर दिए। डिवाइड करेंगे और ये सबको जितना केजी का भी हो सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10 केजी आ जाएगा, या 10 केजी से कम आएगा या ज्यादा आएगा? 10 केजी आएगा। बहुत एक भी पार्टिकल इधर उधर मिस नहीं करे ब्रेक करने में। जब इसको आप तोड़ रहे हैं, तोड़ने में एक भी पार्टिकल इधर उधर ब्रेक नहीं करे तो ये 10 केजी आ जाएगा। तो एक बॉडी को लिए हैं, वो भी 10 केजी है। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, वो 10 केजी हो गया। 10 केजी से कम हो सकता है कि आप कम इसलिए होगा क्योंकि कुछ पार्टिकल इधर उधर जो है वो चला जाएगा, इसको तोड़ेंगे, है ना, तो इधर उधर जाएगा पार्टिकल। लेकिन मान लीजिए एक पार्टिकल भी आपका जो है वो इधर उधर नहीं जा रहा है, मतलब मिस नहीं हो रहा है, तो सबको ऐड करने के बाद आना क्या चाहिए? 10 केजी आना चाहिए। लेकिन होता थोड़ा अजीबोगरीब है कि ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा और इसको तौलिएगा तो 10 से थोड़ा ज्यादा आने लगेगा। था 10 केजी का, था कहाँ कितना का? 10 केजी का। लेकिन 10 केजी को हम लोग अलग अलग डिवाइड कर दिए, अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए, और फिर सबको अगर वेट कर रहे हैं तो आएगा 10 से अधिक, 10.1 केजी। ठीक है, होना ये चाहिए कि थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन बढ़ जाए ये तो अलग ही डिफेक्ट आ जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, मास में यहाँ पर डिफेक्ट आ रहा है 10 केजी का, तो बढ़ कैसे गया उसका मास? या बढ़ा कितना? जितना मास बढ़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे मास डिफेक्ट। तो यहाँ मास का डिफेक्ट कितना आया? 0.1 केजी आ गया। तो ये हुआ आपका मास डिफेक्ट। तो यहाँ पर लोग इस केस में क्या ले रहे हैं? इस केस में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ले लिए। ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस में रहेगा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में रहेगा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। टोटल न्यूक्लियस का मास निकालेंगे जब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। टोटल मास जितना भी आ जाएगा, मान लेते हैं कि आ गया 10 ग्राम। मान लेते हैं कितना आया? 10 ग्राम। अब क्या करेंगे? न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को अलग कर देंगे। मतलब न्यूट्रॉन सबको अलग कर दिए और प्रोटॉन सबको क्या किए? प्रोटॉन सबको अलग अलग कर दिए, और सबका अलग अलग मास निकाल के जोड़ेंगे अगर, तो ये 10 ग्राम से थोड़ा अधिक आने लगेगा। बात समझ में आया? तो जो आएगा डिफरेंस, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। समझ में आया? अब ऐसा डिफरेंस आता कैसे? ऐसा कैसे होगा कि नहीं पार्टिकल इसको लिए 10 ग्राम का है, तोड़ दिए, 2 पार्ट कर दिए और दोनों तोड़ रहे हैं तो 12 ग्राम आने लगेगा? ऐसा कैसे होगा? ऐसा होता है किसकी वजह से? इंटरेक्शन की वजह से। ऐसा होता है इंटरेक्शन की वजह से। इंटरेक्शन का क्या मतलब है? जब ये एक साथ है, मतलब ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, सामने सामने है, तो इंटरेक्शन ज्यादा है। और जब ये दूर दूर चला गया तो इंटरेक्शन कम हो गया। जहां पर इंटरेक्शन ज्यादा होता है मास कम हो जाता है, जहां पे इंटरेक्शन कम होता है वहां पे मास ज्यादा हो जाता है। मतलब ज्यादा लगेगा ही, डिफेक्ट आता ही आता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लेते हैं एक बच्चा को आप गोद में लेना चाह रहे हैं। एक बच्चा है, उसको आप गोद में लेना चाह रहे हैं। होगा क्या? 2 कंडीशन हो सकता है। एक बार कि बच्चा आपके पास आना चाह रहा है तब आप वो गोदी में उठाते हैं उसको, और एक बार है कि बच्चा आपके पास नहीं आना चाह रहा है तब उसको गोद ले रहे हैं, तब उसको गोदी में उठा रहे हैं। दोनों केस में क्या होगा? सेम बच्चा है, जब आपके पास आना चाहेगा तो आप आराम से लेंगे, थोड़ा भारी भी रहेगा तो आपको हल्का हल्का वाला फील आएगा।
लेकिन वही बच्चा अगर आपके पास नहीं आना चाह रहा है और तब उसको आप गोदी में उठा रहे हैं तो वो खिंचाएगा, मतलब वही बच्चा आपको भारी लगेगा। तो बच्चा का मास तो सेम है, मास सेम है, लेकिन दोनों बार अलग अलग जो है आपको फील हो रहा है, अलग अलग मास लग रहा है। एक बार थोड़ा कम लग रहा है जब बच्चा आपके पास आना चाह रहा है, और एक बार ज्यादा लग रहा है जब बच्चा आपके पास नहीं आना चाह रहा है। तो दोनों का डिफरेंस इसलिए है कि एक बार आपके पास इंटरेक्शन है, एक बार बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, इंटरेक्शन वहां पर ज्यादा है तो वहां मास थोड़ा कम होता है, और एक बार इंटरेक्शन कम है, थोड़ा दूर दूर है, मतलब बच्चा आपसे आपके पास आना नहीं जा रहा है, मतलब इंटरेक्शन कम है तो उस केस में मास जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। होना नहीं चाहिए, होता ऐसा है, इसलिए इसका नेम दिया गया मास डिफेक्ट। ये एक तरह का डिफेक्ट है कि इसको मेजर कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, और सबको अलग करके मेजर करके जोड़ रहे हैं तो कुछ और आ जा रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है। तो ये हुआ आपका मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट है ना, मास डिफेक्ट देखिए, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, साथ में इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। यहां पर ले लीजिए एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पूरे को बोलेंगे, और अंदर में न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन्स और क्या है, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स कितना होता है, जेड, और न्यूट्रॉन्स कितना होता है, ए माइनस जेड। ठीक है, तो न्यूक्लियस का मास और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसका टोटल मास के बीच में डिफरेंस आता है और उसी डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो द डिफरेंस, यहां लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन the sum of masses of neutrons and protons of a nucleus and the mass of nucleus is called मास डिफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। बताया आप लोग को। तो क्या करेंगे, मान लीजिए लेट ये जो है एम पी ले लीजिए। एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास लेंगे, मास ऑफ अ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास को मान लीजिए आप कि एमपी है, एमपी एक प्रोटॉन का मास है। उसके बाद ले लेते हैं एमएन। एमएन क्या है, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ले लेते हैं एमएन, और कैपिटल एम नाम दे देते हैं टोटल न्यूक्लियस। जब ब्रेक नहीं हुआ है तब जो न्यूक्लियस का मास ले रहे हैं वो इसको ले लीजिए मास ऑफ अ न्यूक्लियस, मतलब ये ब्रेक अभी नहीं हुआ है, तब टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो ले लिए कैपिटल एम। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस में हम लोग करना होगा इसमें मास ऑफ न्यूक्लियस। टोटल प्रोटॉन का मास प्लस टोटल न्यूट्रॉन का मास, ये दोनों को ऐड कर देंगे और उसमें न्यूक्लियस के मास को माइनस कर देंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका होगा मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट हो गया, डेल्टा एम नाम दे दीजिए, डिफरेंस है इसीलिए। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालिएगा, एक प्रोटॉन का मास है एमपी, और टोटल कितना प्रोटॉन होता है, जेड प्रोटॉन। तो जेड इंटू एमपी क्या हो जाएगा, जेड इंटू एमपी। एक प्रोटॉन का मास है एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितना है, जेड है, तो जेड इंटू एमपी कर दिए, टोटल मास निकल गया प्रोटॉन का। प्लस
एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास है mn और न्यूट्रॉन है कितना a माइनस जेड, तो a माइनस जेड को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे mn से। जितना न्यूट्रॉन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को mn से मल्टीप्लाई कर दिए, एक मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये टोटल मास निकल गया प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। और इसमें हम लोग को माइनस कर देना है मास ऑफ न्यूक्लियस, माइनस करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे। होना नहीं चाहिए डिफरेंस, लेकिन होता है कि पार्टिकल अलग अलग करके जोड़ेंगे तब, और जो सब एक साथ है उसके बाद एक साथ इसको ऐड करेंगे या वेट करेंगे तब दोनों में डिफरेंस आ जाता है। यही डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, मास डिफेक्ट। ये हो गया डेल्टा एम इक्वल्स टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट से ही रिलेटेड जो है ना टॉपिक, वो है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे एक बार, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में क्या था कि न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हर बार तो हम लोग ही बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बहुत सारा है, बहुत सारा प्रोटॉन होगा और बहुत सारा क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। इसको बताए थे कि एक फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांध करके रखता है। ये तो आपका न्यूक्लियर फोर्स हो गया। फोर्स जहां भी लगता है एनर्जी होगा, वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी होगा। जितना एनर्जी से न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बंधा हुआ होता है, उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अंदर में एनर्जी लग रहा है, एनर्जी नहीं लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर तो बाइंड नहीं रहेगा, बंधा हुआ नहीं रहेगा, उससे बाहर निकल जाएगा। तो जितना एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाइंड करके बांध करके रखने में जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। समझ गए? या इसको ऐसे आप इसको क्लिक करो ना, या उसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस से निकालने में जितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। दोनों बात तो एक ही है। जितना एनर्जी से न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ है उतना एनर्जी अगर हम बाहर से प्रोवाइड कर दे तो क्या होगा, यहाँ से न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर निकल करके अवे चला जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा। तो दोनों तरीके से बाइंडिंग एनर्जी को आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस, है ना, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब न्यूक्लियॉन्स, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। या द एनर्जी विच बाइंड्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी को। जो एक साथ उसको बांध करके रखता है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलिए, या जितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, किसमें तोड़ना है इसको, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में, उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्लियर हो गया। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का वजह क्या है, बाइंडिंग एनर्जी आता कहां से, मास डिफेक्ट के वजह से। बाइंडिंग एनर्जी जो आता है वो मास डिफेक्ट की वजह से, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास और न्यूक्लियस का मास जो है टोटल, उसमें डिफरेंस आता है, मास डिफेक्ट। जो मास डिफेक्ट होता है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में। जैसे हम लोग एक बॉम्ब लेते हैं, छोटा सा बॉम्ब को विस्फोट करते हैं, तो बॉम्ब विस्फोट होने के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बचता है, एकदम सब कुछ धुआं बन के उड़ गया, कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी जो है उसका वेस्टेज बचता है। तो एनर्जी कहां से आया, जो वेस्टेज बचा ही है। मान लेते हैं कि आप 1 kg का बम को विस्फोट किए, उसका जो वेस्टेज है कुछ कुछ जो है काला काला जो बचता है, वेस्टेज बच ही जाता है, तो फिर एनर्जी में कन्वर्ट कहां से हुआ, एनर्जी आया कहां से। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होता है, जो मास में डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट, वही मास डिफेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें, बाइंडिंग एनर्जी में, और वही एनर्जी रिलीज होता है। बाइंडिंग एनर्जी का यूज होता है न्यूक्लियर फिजन में और फ्यूजन में। हाइड्रोजन बॉम्ब और आप एटम बॉम्ब, ये सब नाम सुने, जितना भी बॉम्ब है वो सब किसकी वजह से आता है, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। सब में न्यूक्लियस या तो ब्रेक होता है या तो न्यूक्लियस कंबाइन होता है। कैसे होता है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, पहले बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी देख लीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लेंगे, द एनर्जी which binds the nucleons लिख दे रहे हैं। चलिए, आप लोग बोल रहे थे कि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की प्लेस में न्यूक्लियॉन्स नहीं लिख सकते हैं। बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड
बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। इसी को दूसरा तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि द एनर्जी दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, तोड़ना है न्यूक्लियस को, टू ब्रेक अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस को ब्रेक कर देना है, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में मतलब न्यूक्लियॉन्स में, कंप्लीटली अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से पूरा दूर भी ले जाना है, कंप्लीटली अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, तोड़ करके मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में और उसको एकदम अवे दूर ले जाइए, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। दोनों तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो बताया बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट की वजह से आता है, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी, इसका नाम देते हैं हम लोग ईबी। बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन तो पढ़े ही हम लोग, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। मास कन्वर्ट होता है किसमें? एनर्जी में, यही मास है बाइंडिंग एनर्जी, ये कन्वर्ट होगा किसमें? एनर्जी में, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर हो गया बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा एम का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डेल्टा एम का वैल्यू पुट कर दीजिए, ईबी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डेल्टा एम हो जाएगा आपका Z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन और माइनस एम, ये हो गया डेल्टा एम मास डिफेक्ट, और इंटू में क्या होगा? सी स्क्वायर। इसको भी आप लिख सकते हैं ईबी या डेल्टा ईबी भी लिखता है ना, तो ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी सारे न्यूक्लियॉन्स को निकालने में जितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। अगर ऐसा मान लेते हैं कि 10 न्यूक्लियॉन है, ठीक है, 10 न्यूक्लियॉन है, 10 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इसको बाहर निकालने में सपोज दैट कि 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जरूरत पड़ा। कितना एनर्जी का जरूरत पड़ा? 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना न्यूक्लियॉन है? 10 न्यूक्लियॉन है, तो 10 न्यूक्लियॉन को ब्रेक करने में आपको जरूरत पड़ रहा है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। लेकिन अब क्या करें, एक अगर न्यूक्लियस के साथ कितना एनर्जी होगा? और एक न्यूक्लियस के लिए कितना एनर्जी पड़ गया कि तो ये 200/10 मतलब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक न्यूक्लियस को निकालने में कितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी तो यहां भी है, बाइंडिंग एनर्जी टोटल आपका हो गया 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन का बाइंडिंग एनर्जी कितना आया? तो हम लोग लेंगे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर। न्यूक्लियॉन्स कितना होता है? न्यूक्लियॉन्स जितना मास नंबर होता है उतना ही न्यूक्लियॉन्स होता है। किसी का मास नंबर अगर मान लिया ऑक्सीजन का लेते हैं अक्सर 16 है, 16 है, इसका मतलब उसमें न्यूक्लियॉन्स 16 होगा। उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों को ऐड अगर करेंगे तो 16 आएगा। तो एक न्यूक्लियॉन का अगर निकालना होगा बाइंडिंग एनर्जी तो 16 से डिवाइड करना होगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी को। तो यहां भी मान लीजिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी आया आपका 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपका न्यूक्लियॉन्स है 10, डिवाइड कर दिए तो 20 आया, मतलब एक न्यूक्लियॉन का बाइंडिंग एनर्जी आया 20। उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो उसके लिए क्या करना होगा? मास नंबर से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर ले लेते हैं, अक्सर जो यूज होता है वो इसी का यूज होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी बाय मास नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी बाय क्या आ जाएगा? मास नंबर। क्योंकि कितना न्यूक्लियॉन होता है? जितना कि मास नंबर होता है उतना न्यूक्लियॉन होता है। इसको बाइंडिंग एनर्जी को ईबी बोलिए, ऐसे ईबी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल्स टू आ गया Eb बाइंडिंग एनर्जी बाय ए, मतलब मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझिए बात को। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्लियर हो गया आप लोग को। इसका यूज होगा, अभी आ गया। हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन बम के बारे में बात करेंगे, उसमें इसका यूज करेंगे। एक टर्म और यहाँ पे छोटा सा टर्म आप लोग देखिएगा, बुक में मिल जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, ये क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन? ये होता है मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियन। पैकिंग फ्रैक्शन होता है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, है ना, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियंस। ठीक है, तो मास डिफेक्ट आपका कितना हो गया? डेल्टा एम, और न्यूक्लियन कितना होता है? ए। इसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, इसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, कि एक न्यूक्लियन के लिए मास डिफेक्ट कितना आया। हम लोग जो मास डिफेक्ट निकालते हैं वो सारा न्यूक्लियन को जोड़ करके निकालते हैं, ऐड करके टोटल कितना आया मास डिफेक्ट। लेकिन बोले मास डिफेक्ट एक न्यूक्लियन के हिस्से में कितना आया, तो क्या करना होगा? न्यूक्लियन से डिवाइड करना होगा, मतलब मास नंबर से डिवाइड करना होगा। तो डेल्टा एम बाय ए को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब इसका यूज करके कैसे, इसका यूज कहां पर है ना, बाइंडिंग एनर्जी का या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का यूज कहां पर है, यूज कैसे करेंगे उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो यूज है ना, यूज कैसे होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है यहाँ पे बनाए हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये एक्सपेरिमेंटल ही बनाया हुआ कर्व है, वैल्यू निकाल करके। इस साइड हम लोग क्या लिए हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, जो बताए थे आप लोग को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी। तो ये है इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इधर लिए हैं मास नंबर, है ना, जगह थोड़ा सा कम था, स्टाक लिख दिए हैं। ये है मास नंबर, 20 का डिफरेंस लिए हैं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व ऐसे बना है, ये पहले इस तरह से कर्व बना है। ये कर्व कैसे बनेगा उसका बात करते हैं। हाइड्रोजन जिसका मास नंबर 1 होता है, 1H2 भी ले लीजिए, 2 होता है, 1H1 ले सकते हैं। तो इसमें आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है, हाइड्रोजन 1H2 ही ले लीजिए। उसके बाद हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ा देखिए हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होगा। लिथियम का थोड़ा सा कम होता है, इससे ज्यादा होता है कार्बन का बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद नाइट्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा सा कम होता है, फिर ऑक्सीजन का बाइंडिंग एनर्जी और थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, थोड़ा बढ़ता है। ये आयरन दिखाए हैं बीच का, 56 मास नंबर है ये। और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी लगभग कांस्टेंट होता है, और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। क्या क्या हो रहा है समझ में आया? हाइड्रोजन का कम है, बढ़ा हीलियम का, है ना, उसके बाद उससे कम थोड़ा लिथियम का, उससे ज्यादा कार्बन का, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे ज्यादा ऑक्सीजन का, और उसके बाद फिर आपका आ गया आयरन, और आयरन के बाद धीरे धीरे क्या होगा, इधर घटेगा। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा और कम ऐसा हो रहा है, इसका क्या मतलब है? जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम होगा तो उसको थोड़ा सा हम लोग एनर्जी देंगे तो वो टूट जाएगा, और जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा उसको ज्यादा एनर्जी देना होगा तब ये टूटेगा। बाइंडिंग एनर्जी बताया ना कि बाइंडिंग एनर्जी दोनों तरीके से बोल सकते हैं, या तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है वो ले लीजिए, या न्यूक्लियस को बांध के रखने के लिए न्यूक्लियॉन्स को जितना एनर्जी जरूरत पड़ता है वो ले लीजिए। तोड़ने वाला ही कंडीशन लेकर के चलते हैं। तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम है ना, जिसका बाइंडिंग एनर्जी लेस है, कम है, उसको लेस एनर्जी देंगे, कम एनर्जी देंगे, और ये क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कम रहने से कम एनर्जी देंगे और ये क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मोर बाइंडिंग एनर्जी होगा, ग्रेटर है, ठीक है, तब क्या होगा, उसको ज्यादा एनर्जी देंगे तब जो वो जाकर के टूटेगा। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी पता चलेगा बाइंडिंग एनर्जी से। जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम रहेगा वो न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा, मतलब वो अनस्टेबल होगा, जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब जल्दी वो टूटेगा नहीं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो क्या देता है, स्टेबिलिटी ऑफ हर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी को देता है बाइंडिंग एनर्जी। अब यहां से हम लोग कर्व से क्या समझेंगे, कर्व ये देखेंगे कि हाइड्रोजन है, इसका बाइंडिंग एनर्जी कम है, मतलब ये लेस स्टेबल है।
इससे ज्यादा स्टेबल कौन है? हीलियम है। हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा स्टेबल है। उससे लिथियम कम स्टेबल है, उससे ज्यादा कार्बन स्टेबल है, उससे कम नाइट्रोजन स्टेबल है, उससे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन है। स्टेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ेगा और बढ़ने के बाद जैसे जैसे मास नंबर बढ़ते जाएगा, मतलब जैसे न्यूक्लियस हेवी होते जाएगा, स्टेबिलिटी घटते जाएगा। तो यूरेनियम का स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाता है। यूरेनियम 238 का स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाता है। तो इससे ये पता चलेगा कि जैसे एटम हेवी होते जा रहा है, न्यूक्लियस हेवी होते जा रहा है, न्यूक्लियस भारी होगा, उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। यूरेनियम 238, 92 238 होता है यूरेनियम का, जानते हैं आप लोग। यूरेनियम का होता है 92 238। 238 का मतलब उसके पास 238 न्यूक्लियॉन्स है, 238 न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। वैसा होता ही है, कम लोग हैं ज्यादा स्टेबल रहेंगे। जैसे लोग बढ़ते जाते हैं स्टेबिलिटी क्या होता है? घटते जाता है, मतलब आदि बटने लगता है, बटना चालू हो जाता है जहां ज्यादा लोग होते हैं। सेम कंडीशन आएगा यूरेनियम के साथ। यूरेनियम के पहले जो भी है ना, मान के चलिए लगभग 200 के बाद जितना भी आपका एटम आता है, न्यूक्लियस आता है, उसका सबका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, क्योंकि उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होता है। अब बोलिएगा उतना भी कम तो नहीं है, कम तो हाइड्रोजन का है, इसका बाइंडिंग एनर्जी उतना कम भी तो नहीं है, अनस्टेबल बोल रहे हैं। अपने अगल बगल वाले के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। जैसे हीलियम अपने अगल बगल जो हाइड्रोजन है, लिथियम है, उसके रिस्पेक्ट में मोर स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे यूरेनियम जो है, इसके अगल बगल में जो भी रहेगा, मान लेते हैं बेरियम होगा, क्रिप्टन होगा, जेनॉन होगा, रेडॉन होगा, ये सब के रिस्पेक्ट में यूरेनियम लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो जिसका मास नंबर ज्यादा होगा वो भी लेस स्टेबल है, जिसका कम है बहुत कम वो भी लेस स्टेबल है। बीच का जो एटम है, न्यूक्लियस है, उसका स्टेबिलिटी थोड़ा रहता है। यहां से क्या आएगा? यहां से आता है दो तरह का केस, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है समझ लीजिए, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से हम लेके चलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, और दूसरा होगा न्यूक्लियर फिजन। यही होता है एटम बॉम्ब में, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। इसका क्या मतलब है देखिए, फ्यूजन का मतलब होता है, फ्यूज करना का मतलब होता है कंबाइन करना। फ्यूज करना का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। तो यहां देखिए हाइड्रोजन क्या है? लेस स्टेबल है। हीलियम क्या है? मोर स्टेबल है। तो जितना भी हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन ये कंबाइन होकर के क्या बनाना चाहेगा? हीलियम बनाना चाहेगा। कैसे बनेगा उसके बारे में बताएंगे। तो हाइड्रोजन फ्यूज होकर के कंबाइन करके हीलियम बनाता है। क्यों बनाता है इसके पीछे रीजन पता चल गया, क्योंकि हीलियम का स्टेबिलिटी ज्यादा है, कोई भी ज्यादा स्टेबल होना चाहता है। तो ज्यादा स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा? हीलियम बनाएगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब कंबाइन करना। देखते हुए जहां पर लोग होते हैं यूनिटी होना जरूरी है। जहां पर कम लोग हैं उनमें ज्यादा यूनिटी होता है, जहां पर ज्यादा लोग हैं उनमें कम यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब कोई तोड़ नहीं सकता है उसको। तो हाइड्रोजन तो लेस स्टेबल है, तो चाहेगा कि हम हाइड्रोजन मिल करके क्या बना दे? हीलियम, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए, स्टेबल रहे, कोई तोड़ नहीं पाए उसको। तो इसको बोलेंगे फ्यूजन। यही होता है फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब में। जितना भी आप नाम सुनने हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब दोनों अलग अलग चीज है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन बॉम्ब में। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद हीलियम का फॉर्मेशन करता है, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब एनर्जी वहां से रिलीज होगा। यही सेम काम हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन का सन में। सन में इतना ज्यादा जो एनर्जी है, हीट है, लाइट है ना, जो हम लोग तक पहुंच रहा है, वो कहां से आया? तो सन के पास हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, सब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। अब वहां का जितना भी हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन मिल करके क्या बना रहा है? हीलियम। एक नहीं, वहां पर अरबों कम हो जाएगा, अरबों अरब वहां पे हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बना रहा है। हीलियम बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, वही एनर्जी हम लोग तक लाइट हीट के फॉर्म में जो है वो पहुंच रहा है। तो हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आते हैं न्यूक्लियर फिजन में। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है टूटना।
फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। अब हेवी न्यूक्लियाई ले लीजिए, लाइक यूरेनियम। ये यूरेनियम अगर लीजिएगा 92 238, ये हेवी है, ये लेस स्टेबल है ना, देन द ये मिडिल वन जो बीच में है उसके रिस्पेक्ट में यूरेनियम जो है वो क्या है? लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो ये मोर स्टेबल होना चाहेगा। कोई भी अपना आपको स्टेबल करना चाहता है, ये स्टेबल करने के लिए टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसका 238 है तो टूट जाएगा अगर दो पार्ट में। मान लेते हैं कि 134 आ गया, 135 आ गया, 150 आ गया, तो बीच में इधर लाई कर जाएगा। यहाँ मास नंबर 238 है, अगर मास नंबर 100 150 के आसपास आएगा तो मास नंबर इधर पहुंच जाएगा, तब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। इसीलिए हेवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट कर जाता है 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई में, और जब स्प्लिट करेगा वहां पर भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। वही जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है? बारूद सुने हैं, उसमें यूरेनियम भरा हुआ होता है। यूरेनियम क्या करता है? वहां पर ब्रेक करता है, बेरियम, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जिसे भी ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, जिससे हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट इससे आएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व से, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब कंबाइन करना, जिसमें कि लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके हेवी न्यूक्लियस बनाएगा, और फ्यूजन मतलब टूटना, जिसमें हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट करके टूट करके 2 और मोर लाइटर न्यूक्लिया बनाएगा। दोनों केस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जिसका कारण है एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब। बात समझ में आया? तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व और बाइंडिंग एनर्जी कर्व का इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया है ना, कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है पर न्यूक्लियर, और उसके इंपॉर्टेंस में आता है न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको देख लीजिए, इसको लिखना पड़ेगा कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बोलिए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन gives the stability of a nucleus। ये न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी देता है। इसका क्या मतलब है? greater is the binding energy per nucleon, greater is the binding energy per nucleon, more stable will be the nucleus, per nucleon more stable will be the nucleus, लिख दीजिए, more stable be the nucleus। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देता है स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। अब इसका इंपॉर्टेंस लिख देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, जो आप लोग को एक्सप्लेन कर चुके हैं अभी तक हम। सेट कर दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व का इंपॉर्टेंस, कर्व तो बता दिए, कर्व के बारे में इंपॉर्टेंस भी आप लोग को बता दिए। दो इंपॉर्टेंस है इसका, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस जो होगा ये होगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर, फ्यूज करना मतलब कंबाइन करना, तो कंबाइन करना मतलब लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करेगा और एक हेवी न्यूक्लियस बनाएगा। द प्रोसेस, या ऐसा लिखे, द लाइटर न्यूक्लियाई, द लाइटर न्यूक्लियाई, द लाइटर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन 1H1 है ना, 1H1 combine to form a heavy nucleus, and release a large amount of energy, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इसमें क्या करता है? रिलीज करता है। कैसे करता है आप लोग को बताए है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर
न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी प्रोसेस बता रहे हैं, बाकी आगे आप लोग को बताएंगे। प्रोटॉन साइकिल, उसमें कैसे एनर्जी रिलीज होता है, कितना एनर्जी रिलीज होता है, वो सब के बारे में वहां पर बात करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है ये है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है ना। सिर्फ अभी डेफिनेशन सिर्फ ले रहे हैं, इसके बारे में आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है? फ्यूजन, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन में आपका है a heavy nucleus like यूरेनियम 92-238 है ना, splits into two or more lighter nuclei, and release a large amount of energy, large amount of energy रिलीज करता है ना। this process is called न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे कि कैसे यूरेनियम 2 या 2 से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक करता है। अभी इसमें सिर्फ ये बताया कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर पड़े उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस था न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है ये समझ गए। इसका आगे एक्सप्लेनेशन पूरा करेंगे, पूरा रिएक्शन या पूरा प्रोसेस लिख करके बताएंगे उसमें कि कैसे कैसे एनर्जी रिलीज होता है और कितना एनर्जी रिलीज होता है। तो यहां तक कंप्लीट है, आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट होगा। इसके आगे का जो है प्रोसेस या आगे का टॉपिक रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ना है आगे, और टॉपिक इसमें है इस चैप्टर में, मतलब न्यूक्लियाई में, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे है ना। आज का यहीं तक, ठीक है।